स्वागत है। आज का जो हमारा ये डीप डाइव सेशन है, ये कोई साधारण क्लास नहीं है। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से 1950 से 1990 तक के इस अल्टीमेट रिवीजन मॉड्यूल को लाइन बाय लाइन डिकोड करेंगे। बिल्कुल। और सभी विद्यार्थियों को मेरा भी नमस्कार। देखिए, ये जो टॉपिक है ना, ये HSSC, SSC, रेलवे, GD, DSSB, CTET, HTET और जितने भी टीचिंग या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए एकदम ब्रह्मास्त्र है। राइट। और आज हमारा मिशन सिर्फ थ्योरी रटना नहीं है। आज हम विकास, संघर्ष और परिवर्तन की पूरी कहानी को समझेंगे। और हाँ, क्लास के आखिर में हम 20 सबसे महत्वपूर्ण MCQs का एक टॉपर मॉक टेस्ट भी सॉल्व करेंगे। एकदम सही कहा आपने। इसलिए सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि इस ऑडियो को एंड तक जरूर सुने। आज की क्लास बिल्कुल एक रियल क्लासरूम जैसी होगी, जहां हर एक कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझाया जाएगा। और हाँ, जो डायरेक्ट एग्जाम वाले सवाल हैं उनको मैं साथ साथ हाईलाइट भी करता चलूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो हमारे सामने एक खाली कैनवस था। तो सबसे पहला सवाल नीति निर्माताओं के सामने क्या था? सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर भारत कौन सी आर्थिक प्रणाली या इकोनॉमिक सिस्टम अपनाएगा। उस समय दुनिया मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटी थी। एक था पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट सिस्टम, जो अमेरिका का था, जहां सब कुछ बाजार की मांग और मुनाफे पर टिका होता है ना। हाँ बिल्कुल, मुनाफे पर। और दूसरा था सोवियत संघ का समाजवादी या सोशलिस्ट मॉडल, जहां सब कुछ सरकार तय करती है कि समाज की जरूरत क्या है और निजी संपत्ति का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो क्या भारत ने किसी एक को पूरी तरह से अपनाया, या ये एक बैलेंस डाइट की तरह था जिसमें दोनों के गुण शामिल हों? ये बैलेंस डाइट वाला उदाहरण बहुत सटीक है। पंडित नेहरू ने इसी मध्य मार्ग को चुना, जिसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। राइट, यानी जहां सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं। हाँ बिल्कुल। और यहाँ एक एग्जाम ट्रिक याद रखें विद्यार्थियों। इसी व्यवस्था को चलाने के लिए 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी। ये सवाल पेपर में बार बार आता है। अच्छा, 1950 में, इसे तो रट लेना चाहिए। और ये जो पंचवर्षीय योजनाएं बनी, इनके मुख्य लक्ष्य क्या थे? इनके मुख्य रूप से 4 लक्ष्य थे। पहला, समवृद्धि या ग्रोथ, जिसका सूचक है देश की GDP में निरंतर वृद्धि। दूसरा था आधुनिकीकरण, यानी नई तकनीक अपनाना और महिलाओं को समान अधिकार देना। और बाकी 2? तीसरा था आत्मनिर्भरता, ताकि हम विदेशी निर्भरता से बच सकें। और चौथा था समानता या इक्विटी, यानी अमीर और गरीब के बीच की खाई कम हो। पर एक डाउट है, क्या इन लक्ष्यों में कभी कोई टकराव हो सकता है? मतलब अगर हम नई मशीनें लाएंगे आधुनिकीकरण के लिए, तो क्या उससे मजदूरों का रोजगार नहीं छिनेगा? ये तो समानता के खिलाफ हो गया। बहुत ही शानदार सवाल। और वास्तव में यही सबसे बड़ा अंतर विरोध था। नई तकनीक से रोजगार छिनने का डर हमेशा रहता था। नीति निर्माताओं को इन्हीं लक्ष्यों के बीच एक संतुलन बनाना पड़ता था। समझ गई। चलिए अब कृषि क्षेत्र की तरफ चलते हैं। आजादी के समय तो खेती की हालत बहुत खराब थी। तो सबसे पहले जो भूमि सुधार या लैंड रिफॉर्म्स हुए, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? उनका सबसे बड़ा उद्देश्य था बिचौलियों का उन्मूलन, मतलब जो जमींदार किसानों का शोषण करते थे उन्हें हटाना। इसका असर यह हुआ कि लगभग 200 लाख काश्तकारों का सरकार से सीधा संपर्क जुड़ गया। अरे वाह, 200 लाख! लेकिन इसमें एक लैंड सीलिंग का भी तो नियम था। वो क्या था और क्या वो पूरी तरह सफल रहा? लैंड सीलिंग का मतलब था एक व्यक्ति के पास जमीन की अधिकतम सीमा तय करना। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फेलियर या लूप होल था। अच्छा, वो क्या? जो बड़े जमींदार थे ना, उन्होंने कानून पास होने से पहले ही अपनी जमीनें रिश्तेदारों के नाम कर दी या कोर्ट में केस कर दिए। ओह, मतलब सिस्टम का फायदा उठा लिया। बिल्कुल। और यहाँ विद्यार्थियों के लिए एक और सीधा एग्जाम का सवाल है। याद रखना, ये भूमि सुधार केवल केरल और पश्चिम बंगाल में ही सबसे अधिक सफल रहे हैं। बाकी राज्यों में यह फ्लॉप हो गया। राइट, केरल और पश्चिम बंगाल। अब बात करते हैं 1960 के दशक की हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन की। इसका क्या जादू था? हरित क्रांति असल में एक तकनीक का पैकेज था। इसमें HYV यानी हाई यील्डिंग वैरायटी बीज, अच्छी सिंचाई, रासायनिक उर्वरक और ट्रैक्टर का इस्तेमाल शामिल था। पर मैंने पढ़ा है कि ये एक साथ पूरे देश में नहीं आई थी। इसके 2 चरण थे। एकदम सही। जो पहला चरण था 1960 और 70 के दशक में,
वो केवल अमीर राज्यों जैसे पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक ही सीमित था। और फसल की बात करें तो केवल गेहूं को इसका फायदा मिला। फिर दूसरे चरण में क्या हुआ? 70 से 80 के दशक वाले दूसरे चरण में इसका विस्तार अन्य राज्यों और कई अन्य फसलों तक हो गया। परिणाम यह निकला कि भारत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बन गया। अमेरिका पर हमारी निर्भरता खत्म हो गई। लेकिन इसी से जुड़ी एक बहुत बड़ी बहस है, कृषि सब्सिडी की। क्या किसानों को उर्वरक और बीज पर भारी छूट या सब्सिडी मिलनी चाहिए? इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क है ना? हाँ बिल्कुल। पक्ष में तर्क ये है कि भारत में खेती बहुत जोखिम भरी है। गरीब किसानों के पास नई टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए सब्सिडी जरूरी है। राइट, लेकिन विपक्ष वाले कहते हैं कि इसका ज्यादा फायदा तो अमीर किसानों और उर्वरक बनाने वाली कंपनियों को मिल रहा है। इससे सरकारी खजाने पर बहुत भारी बोझ पड़ता है। सही कहा। इसलिए अर्थशास्त्रियों का निष्कर्ष यही है कि सब्सिडी खत्म नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसका लक्ष्य सिर्फ गरीब किसान होने चाहिए। सही टारगेटिंग जरूरी है। बहुत लॉजिकल है। चलिए अब कृषि से हटकर उद्योगों की बात करते हैं। 1956 का औद्योगिक नीति प्रस्ताव यानी IPR 1956 क्या था? यह बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसे महालानोबिस मॉडल भी कहते हैं, इसी पर आधारित थी। इसमें उद्योगों को 3 वर्गों में बांटा गया था। ओह, वो 3 वर्ग कौन से थे? वर्ग 1 जो कूजकरां सरकार के नियंत्रण में था। वर्ग 2 जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों थे, लेकिन नई कंपनियां सरकार ही लगाएगी। और वर्ग 3 जो निजी क्षेत्र के लिए खुला था। पर एक डाउट यहाँ भी आता है, जब हमारे पास निजी क्षेत्र था तो सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर को इतना महत्व क्यों दिया गया? क्योंकि उस समय आजादी के तुरंत बाद निजी क्षेत्र के पास भारी उद्योग लगाने के लिए ना तो पर्याप्त पूंजी थी और ना ही इतना बड़ा बाजार था। जोखिम बहुत बड़ा था, इसलिए सरकार को आगे आना पड़ा। अच्छा, समझ गई। पर जो निजी क्षेत्र था उसे भी तो काम करने के लिए परमिट लाइसेंस राज से गुजरना पड़ता था, है ना? बिल्कुल, ये एक कंट्रोल सिस्टम था। अगर किसी निजी कंपनी को नया उद्योग लगाना है या यहाँ तक कि अपना उत्पादन भी बढ़ाना है तो सरकारी लाइसेंस अनिवार्य था। बाप रे, ये तो बहुत मुश्किल रहा होगा। हाँ, बस एक छूट थी कि अगर आप किसी पिछड़े इलाके में फैक्ट्री लगाते हैं तो लाइसेंस जल्दी मिल जाता था। और छोटे उद्योगों का क्या? 1955 की करवे समिति के बारे में बहुत पूछा जाता है। करवे समिति का मुख्य फोकस ग्राम विकास और लघु उद्योगों यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पर था। राइट, क्योंकि बड़े उद्योग जो होते हैं वो पूंजी प्रधान होते हैं, है ना? और छोटे उद्योग श्रम प्रधान होते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। छोटे उद्योग ज्यादा रोजगार देते हैं, इसीलिए 1950s में इनमें निवेश की अधिकतम सीमा 5 लाख रुपए रखी गई थी, जो अब 1 करोड़ हो गई है। और सरकार ने इन्हें बचाने के लिए कई उत्पाद इनके लिए आरक्षित या रिजर्व कर दिए थे। अब अगर व्यापार नीति की बात करें तो एक शब्द आता है आयात प्रतिस्थापन या इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। क्या ये घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा की बारिश से बचाने के लिए एक छाते की तरह था? हाँ, छाते वाला उदाहरण बहुत बढ़िया है। बिल्कुल ऐसा ही था। हमने तय किया कि हम विदेशी वस्तुओं के आयात की जगह उनका उत्पादन देश के भीतर ही करेंगे। और इस छाते को बनाने के लिए सरकार ने 2 टूल्स का इस्तेमाल किया है ना, प्रशुल्क यानी टैरिफ और कोटा। सही कहा। प्रशुल्क मतलब विदेशी सामान पर भारी टैक्स लगा देना और कोटा मतलब बाहर से आने वाले सामान की मात्रा तय कर देना। इसका मुख्य लक्ष्य भी आत्मनिर्भरता था। लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान भी तो हुआ होगा। जब विदेशी सामान बाजार में आएगा ही नहीं तो भारतीय कंपनियां अपनी क्वालिटी क्यों सुधारेंगी? यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। प्रतिस्पर्धा नहीं होने के कारण भारतीय कंपनियों ने अपनी गुणवत्ता या क्वालिटी में कोई सुधार नहीं किया। बस जो बन रहा है लोग मजबूरी में खरीद रहे थे। तो अगर हम 1950 से 1990 के इस पूरे 40 साल के दौर का एक रिपोर्ट कार्ड बनाएं तो इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? देखिए, कुछ अच्छाइयां थी। थम्स अप, जैसे उद्योगों में विविधता आई, हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बने और जमींदारी खत्म हुई। और कमियां यानी थम्स डाउन? सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी कंपनियों में बहुत भारी घाटा हुआ और अकुशलता बढ़ गई। मैंने तो सुना है कि सरकार उस समय मॉडर्न ब्रेड जैसी फालतू कंपनियां भी चला रही थी जो डबल रोटी बनाती थी। बिल्कुल। और टेलीकॉम सेक्टर पर तो एकाधिकार था, जहां एक लैंडलाइन कनेक्शन के लिए सालों की वेटिंग लिस्ट होती थी। और जो लाइसेंस राज था
उसका भी तो उद्योगपतियों ने गलत इस्तेमाल किया। हाँ, ये एक चौंकाने वाला तथ्य है। बड़े उद्योगपतियों ने नए प्रतिस्पर्धियों को बाजार में आने से रोकने के लिए लाइसेंस ले लिए, ना कि अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए। मतलब कंपटीशन को कागजों पर ही मार दिया। सही कहा। और इन्हीं सब कमियों के कारण आखिर में मजबूर होकर हमें 1991 में नई आर्थिक नीति लानी पड़ी। राइट, तो थ्योरी का ये सफर तो बहुत ही शानदार रहा। अब समय आ गया है हमारे टॉपर मॉक टेस्ट का। बिल्कुल विद्यार्थियों, अब समय है आपके ज्ञान को परखने का। हम 20 ऐसे प्रश्न हल करेंगे जो सीधे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में छप सकते हैं। मैं प्रश्न और ऑप्शंस बोलूंगा, आप मन में उत्तर सोचिएगा और हमारी होस्ट हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी। चलिए शुरू करते हैं बुनियादी बातों से। ठीक है, तो प्रश्न 1, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस हैं ए 1947, बी 1948, सी 1950 या डी 1951। ये तो आपने शुरुआत में ही एग्जाम ट्रिक बोलकर बताया था। इसका उत्तर है सी 1950। एक्सीलेंट, ये एग्जाम में सीधा आता है। प्रश्न 2, आजादी के बाद भारत ने किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली अपनाई? ए पूंजीवादी, बी समाजवादी, सी मिश्रित या डी कोई नहीं। ये भी आसान है, हमने बैलेंस्ड डाइट ली थी। तो उत्तर है सी मिश्रित अर्थव्यवस्था। बिल्कुल सही। और प्रश्न 3, ध्यान से सुनिएगा। इनमें से क्या पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य नहीं है? ए समृद्धि, बी समानता, सी विदेशी निर्भरता या डी आधुनिकीकरण। विदेशी निर्भरता तो आत्मनिर्भरता का एकदम उल्टा है। तो उत्तर है सी विदेशी निर्भरता। ये लक्ष्य नहीं था। बहुत बढ़िया लॉजिक। प्रश्न 4, समृद्धि का मुख्य सूचक किसमें निरंतर वृद्धि है? ए जनसंख्या, बी गरीबी, सी जीडीपी या डी आयात। देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, मतलब सी जीडीपी बढ़ेगी। परफेक्ट। प्रश्न 5, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार कौन थे? ए पंडित नेहरू, बी पीसी महालानोबिस, सी कर्वे, डी महात्मा गांधी। आपने आईपीआर 1956 के कायम बताया था। उत्तर है बी पीसी महालानोबिस। एकदम करेक्ट। विद्यार्थियों, ये नाम रट लीजिए। अब बढ़ते हैं कृषि और हरित क्रांति की ओर। प्रश्न 6, भूमि सुधारों में भूमि सीमा निर्धारण यानी लैंड सीलिंग का क्या अर्थ है? ए जमीन पर टैक्स बढ़ाना, बी एक व्यक्ति के पास अधिकतम भूमि की सीमा तय करना, सी जमीन बंजर छोड़ना, डी जमीन बेचना। सीलिंग मतलब लिमिट। तो बी एक व्यक्ति के पास अधिकतम भूमि की सीमा तय करना। सही जवाब। प्रश्न 7, किन राज्यों में भूमि सुधार सबसे अधिक सफल रहे? ए पंजाब और हरियाणा, बी यूपी और बिहार, सी केरल और पश्चिम बंगाल, डी राजस्थान और गुजरात। सिर्फ 2 ही राज्य थे जहां यह सफल हुआ था, सी केरल और पश्चिम बंगाल। बहुत अच्छे। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। प्रश्न 8, हरित क्रांति के पहले चरण में किन बीजों का उपयोग किया गया था? ए सामान्य बीज, बी आयातित बीज, सी HYV बीज या डी हाइब्रिड बीज। इसका उत्तर है सी HYV बीज और इसका फुल फॉर्म है हाई यील्डिंग वैरायटी। अरे वाह, फुल फॉर्म भी याद है। प्रश्न 9, हरित क्रांति का प्रथम चरण किन राज्यों तक सीमित था? ए बिहार उड़ीसा, बी पंजाब आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र गुजरात या डी असम बंगाल। शुरुआत में सिर्फ अमीर राज्यों में आया था जहां सिंचाई अच्छी थी। तो उत्तर बी पंजाब आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। शानदार। प्रश्न 10, हरित क्रांति का सबसे बड़ा लाभ किस फसल को मिला? ए चावल, बी दालें, सी कपास या डी गेहूं। ये भी पहले चरण में केवल एक ही फसल पे फोकस था, डी गेहूं। बिल्कुल। अब इंडस्ट्रीज के सवाल देखते हैं। प्रश्न 11, 1955 में करवे समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? ए भारी उद्योग, बी विदेशी व्यापार, सी ग्राम तथा लघु उद्योग या डी टैक्स सुधार। करवे समिति का फोकस छोटी फैक्ट्रियों पर था। तो ग्राम तथा लघु उद्योग। करेक्ट। प्रश्न 12, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? ए 2, बी 3,
C4, D5। 3 वर्गों में, पब्लिक, मिक्स्ड और प्राइवेट। तो उत्तर B3 है। बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न 13, 1950 में लघु उद्योगों के लिए निवेश की अधिकतम सीमा क्या थी? A 1 लाख रुपए, B 5 लाख रुपए, C 10 लाख रुपए, D 1 करोड़ रुपए। आज तो 1 करोड़ है, लेकिन 1950 में ये सिर्फ B 5 लाख रुपए थी। फैंटास्टिक। प्रश्न 14, लघु उद्योग बड़े उद्योगों की तुलना में क्या अधिक उत्पन्न करते हैं? A प्रदूषण, B विदेशी मुद्रा, C रोजगार, D मशीनें। क्योंकि वो श्रम प्रधान होते हैं, इसलिए वो C रोजगार अधिक उत्पन्न करते हैं। एकदम लॉजिकल। प्रश्न 15, घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए किन उपकरणों का प्रयोग किया गया? A प्रशुल्क, B कोटा, C दोनों, D कोई नहीं। ये बात दोनों का इस्तेमाल किया गया था, तो उत्तर C दोनों है। बिल्कुल। अब आखिरी 5 सवाल व्यापार और मूल्यांकन से। प्रश्न 16, आयात प्रतिस्थापन नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? A आयात बढ़ाना, B आत्मनिर्भरता, C विदेशी कंपनियों को बुलाना, D निर्यात कम करना। देश के अंदर ही सब बनाना। हाँ। मतलब B आत्मनिर्भरता। सही जवाब। प्रश्न 17 बहुत ट्रिकी है। 1990-91 में भारत की जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक था? A कृषि, B उद्योग, C सेवा क्षेत्र, D विदेशी व्यापार। ज्यादा लोग तो खेती में थे, पर जीडीपी में योगदान, क्या वो C सेवा क्षेत्र था? बिल्कुल सही। ये ट्रिकी सवाल है। लोग कृषि में थे, लेकिन जीडीपी में सर्विस सेक्टर का योगदान 40.5% हो गया था। इसे याद रखें। प्रश्न 18, 1990 तक भारत की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी? A 50%, B 65%, C 80%, D 40%। ये नंबर याद है मुझे, B 65%। परफेक्ट। प्रश्न 19, मॉडर्न ब्रेड कंपनी जिसे सरकार चला रही थी, उसे निजी क्षेत्र को कब बेचा गया? A 1991, B 1995, C 2001, D 2005। ये तो शायद 2001 में हुआ था, तो C 2001। एकदम सटीक। और आज का आखिरी प्रश्न 20, परमिट लाइसेंस राज का सबसे बड़ा नुकसान क्या था? A उत्पादन में वृद्धि, B अकुशलता और प्रतिस्पर्धा का अभाव, C सस्ती वस्तुएं, D अच्छी क्वालिटी। उफ, क्वालिटी तो खराब हो गई थी और उद्योगपति उत्पादन रोकने के लिए लाइसेंस लेते थे, तो उत्तर B अकुशलता और प्रतिस्पर्धा का अभाव है। 20 में से 20। एक्सीलेंट रिवीजन। विद्यार्थियों, अब आप एग्जाम के लिए पूरी तरह तैयार हैं। राइट। तो अगर हम आज के सफर का क्विक रिकैप करें, तो हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था से शुरुआत की, फिर जमींदारी उन्मूलन देखा, हरित क्रांति के HYV बीज समझे और IPR 1956 का लाइसेंस राज डिकोड किया। और हमने देखा कि 1990 तक आते आते सुधारों की सख्त जरूरत महसूस होने लगी थी। बिल्कुल। और क्लास खत्म करने से पहले मैं सभी विद्यार्थियों को एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, अगर 1950 से 1990 के बीच आयात प्रतिस्थापन के नाम पर विदेशी प्रतिस्पर्धा को पूरी तरह से रोका नहीं जाता और लाइसेंस राज ने उत्पादन को सीमित ना किया होता, तो क्या आज दुनिया भर में राज करने वाले कई ग्लोबल ब्रांड्स भारतीय होते? क्या भारतीय कंपनियों की क्वालिटी बहुत पहले ही विश्व स्तरीय हो जाती? इस पे जरूर विचार कीजिएगा। वाकई ये सोचने पर मजबूर करता है। तो उम्मीद है आपको पूरा चैप्टर और ये 20 MCQs अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में। ओह,